हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षवर्धन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल मैथ्स ट्यूबर में। आज के इस लेक्चर में हम न्यू वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जिसका जो टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। यह हमारे कक्षा 11th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या सम्मिश्र संख्याएँ होती हैं। तो सम्मिश्र संख्याओं को समझने से पहले हम देखते हैं कि पिछली कक्षाओं में हमने क्या वास्तविक संख्याएँ पढ़ी है। वास्तविक संख्याओं में हमने द्विघात समीकरण और रीड किए। तो देखिए जैसे कि ये द्विघात समीकरण है x² + 3 = 0। तो जब इसका हम हल करेंगे तो x² = -3 आएगा। ठीक है, अब स्क्वायर हमारा माइनस में आ रहा है, जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे क्या आएगा, √(-3 + माइनस). तो रूट माइनस में आ रहा है तो ये हमारी काल्पनिक संख्या हो गई। तो इस काल्पनिक संख्याओं को हल करने के लिए मतलब इस प्रकार की किसी संख्या के वर्गमूल जो कि हमारा ऋणात्मक आता है, ऐसी संख्याओं को हल करने के लिए हमने काल्पनिक संख्या मानना सही समझा। तो हम काल्पनिक संख्याएं पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं के योग से हमारी सम्मिश्र संख्या बनी है। ठीक है, तो पहले काल्पनिक संख्या देख लेते हैं। काल्पनिक संख्या हमारी क्या होती है? काल्पनिक संख्या तो उस प्रत्येक संख्या को जिसका वर्ग ऋणात्मक संख्या हो, मतलब प्रत्येक संख्या ये हमारी कोई संख्या है जिसका वर्ग एक ऋणात्मक संख्या हो, ये हमारी ऋणात्मक है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। हम डेफिनेशन लिख देते हैं। उस प्रत्येक संख्या को जिसका वर्ग ऋणात्मक संख्या हो, ये हमारा देखिए ऋणात्मक है, ऋणात्मक संख्या हो, काल्पनिक संख्या कहलाती है। काल्पनिक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो देखिए आगे से बढ़ते हैं। सम्मिश्र संख्याओं के अध्ययन से पूर्व हम एक टर्म पढ़ेंगे। आयलर ने, एक हमारे वैज्ञानिक थे, आयलर ने एक √(-1) को उन्होंने आयोटा नामक संख्या से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अगर √(-1) आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमारी इस संख्या को हम दूसरे टाइप में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमारा √-3 ही है। ठीक है, तो √(-3) को हम क्या लिख सकते हैं, √(3) क्रॉस √(-1). ठीक है, √3 हमारा एज इट इज़ पड़ा है, √(-1) हमारा क्या होता है, आयोटा। तो ये देखिए आयोटा बाहर आ गया। तो देखिए इस हिसाब से हम क्या है, इस काल्पनिक संख्याओं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कुछ बेसिक्स था। अब हम स्टार्ट करते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए a + आयोटा b के प्रारूप की, इस प्रारूप की हमारे पास प्रारूप की संख्या हो, संख्या जहाँ हमारा a भी वास्तविक हो, a और b, यानी कि a संख्या भी हमारी वास्तविक संख्या होगी, b भी हमारी वास्तविक संख्या होगी। a और b वास्तविक रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, एक सम्मिश्र संख्या कहलाती है। ठीक है, मतलब इस टाइप की कोई हमारी कोई प्रारूप होगा जिसमें a और b हमारा रियल नंबर होगा, तो इसको हम सम्मिश्र संख्या बोलेंगे। ठीक है, एक सम्मिश्र संख्या कहलाती है। डेफिनेशन हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है, समझना इम्पोर्टेंट है क्या होती है। ठीक है, तो देखिए a हमारा क्या है, a को हम क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या का। यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे वो स्टार्ट होंगे। सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग, सम्मिश्र संख्या का इसे वास्तविक भाग बोलते हैं a को। और जो b है, चूंकि b के पास आयोटा है, आयोटा मतलब काल्पनिक संख्या होगी, तो b को हम बोलेंगे सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग। ठीक है,
चूंकि सम्मिश्र संख्याओं को मैं बता दूं, सम्मिश्र संख्याओं को हम z से निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं z से। तो जो हमारा क्या है, वास्तविक भाग होगा ना, उसको हम रियल और फिर z से डिनोट करेंगे, और काल्पनिक का मतलब इमेजनरी होता है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इमेजनरी z। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको क्या होता है। हमें कोई जैसे क्वेश्चन में एक सम्मिश्र संख्या दे दी, जैसे 5 + i/6, तो हमें क्वेश्चन में पूछेगा कि वास्तविक व काल्पनिक भाग बताइए। तो हम वास्तविक व काल्पनिक भाग बताएंगे, तो ये देखिए वास्तविक भाग तो हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक भाग जिसे हम वो क्या बोलते हैं, रियल z, ये तो हमारा क्या हो जाएगा 5, और काल्पनिक भाग क्या हो जाएगा, काल्पनिक भाग जो हमारे आयोटा के पास होता है, इमेजनरी z, क्या हो जाएगा 6। तो इस हिसाब से हमारे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट कुछ इस पे कोई प्रमेय है वो समझते हैं। ठीक है, कोई एक स्टेटमेंट है। ठीक है, यदि कोई सम्मिश्र संख्या 0 के बराबर हो तो उसके रियल व इमेजनरी दोनों भाग 0 होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि कोई सम्मिश्र संख्या को z से डिनोट करते हैं, सम्मिश्र संख्या 0 के बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा रियल वास्तविक भाग और इमेजिनरी भाग हमारा 0 होगा। ठीक है, a + i/b हमारा 0 है। ठीक है, तो रियल भाग 0 होगा और इमेजिनरी भाग भी 0 होगा। a = 0, b = 0। इसका एक और स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, यदि दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर हो, मतलब माना हमारी सम्मिश्र संख्या मान ली, माना z1 और z2, दो सम्मिश्र संख्याएं हमारी सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, z1 हमने मान लिया a + i/b, z2 हमने मान लिया c + i/d, जहाँ हमारा a b c d चारों ऑल ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट कहता है यदि दो सम्मिश्र संख्याएं z1 z2 अगर बराबर है तो उनके वास्तविक व काल्पनिक भाग अलग अलग बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा z1 = z2 है तो हमारे z1 हमारा क्या है a + i/b, और z2 हमारा क्या c + i/d, तो उनके वास्तविक व काल्पनिक भाग अलग अलग बराबर होंगे, यानी a = c होगा और b = d होगा। ये इसके स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम्मिश्र संख्याओं का कोई समुच्चय c है, तो उसमें योग संक्रिया कैसे होती है। ठीक है, तो देखिए पहले हम मानेंगे हमारे कोई दो सम्मिश्र संख्याएं z1 और z2 है। ठीक है, सम्मिश्र संख्या, यदि z1 = a + i/b है और z2 हमारा c + i/d है, तो जब इन दोनों सम्मिश्र संख्याओं का हम योग करेंगे, यानी z1 + z2, तो वो z1 + z2 हमारा परिणामी योग के बाद भी हमारा सम्मिश्र संख्या होगा। कैसे, a + i/b + c + i/d, वास्तविक भाग से वास्तविक भाग जुड़ेगा तो a + c + i कॉमन ले लीजिए, काल्पनिक भाग से काल्पनिक भाग जुड़ेगा b + d। तो देखिए ये हमारा परिणामी भी सम्मिश्र संख्या के प्रारूप के रूप में आ रहा है। तो हम कहने का मतलब है सम्मिश्र संख्याओं का योग भी एक सम्मिश्र संख्या होता है। ठीक है, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, गुणधर्म। तो सबसे पहला है हमारा क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय गुणधर्म, हमें पता है कि हमारा योग गुणधर्म क्रम विनिमय होता है। यदि हमारी कोई सम्मिश्र संख्याएं दो, जैसे हमने ऊपर माना है z1 + z2 का योग करें, या पहले हम z2 और बाद में z1, यानी कि z1 + z2 कीजिए या z2 + z1 कीजिए, ये दोनों का जो रिजल्ट होगा वो इक्वल आएगा। ये हमारा क्रम विनिमय गुणधर्म होता है। योग गुणधर्म हमारा क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। z1 और z2 कोई समुच्चय c से लिए हैं,
ये उल्टा ए का मतलब होता है ऑल ऑफ का मतलब सारे Z1 और Z2, ठीक है। जब आप समुच्चय पढ़ोगे तब आपको ये ऑल ऑफ समझ आ जाएगा, ये वाला चिन्ह आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। दूसरा गुणधर्म पढ़ते हैं हम इसका। दूसरा हमारा होता है साहचर्य गुणधर्म, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। साहचर्य गुणधर्म हमारा क्या कहता है, यदि Z1, Z2 और Z3 हमारी कोई 3 सम्मिश्र संख्याएं हैं, ठीक है, ऑल ऑफ टेकन फ्रॉम समुच्चय C, ठीक है। तो अगर Z1 पहले हम Z2 प्लस Z3 का योग करके उसको Z1 से जोड़ें, या Z1 प्लस Z2 का योग करके उसका जो रिजल्ट आएगा उसको Z3 से जोड़ें, तो जो उसका परिणामी रिजल्ट होगा वो बराबर ही आएगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी योज्य तत्समक। अब देखिए तत्समक क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं। तत्समक का अर्थ वो होता है कि अगर हम कोई भी संक्रिया लगाएं, ऐसी कोई संख्या कि अगर उसको उस संख्या को हम जो हमारी संख्या पर ऑपरेट करें तो हमारी संख्या पर कोई फर्क ना पड़े, तो वो हमारा तत्समक अवयव कहलाता है। तो देखिए 0 हमारा तत्समक योज्य तत्समक होता है, ठीक है, योज्य तत्समक। 0 का मतलब 0 इक्वल टू होगा हमारा 0 प्लस आयोटा 0, ठीक है। कैसे, अगर हमारे कोई सम्मिश्र संख्या Z है, अगर उसमें हम 0 जोड़ेंगे, वास्तविक भाग में भी 0 जोड़ेंगे, काल्पनिक भाग में भी 0 जोड़ेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, Z। तो 0 हमारा योज्य तत्समक होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, यदि हमारी कोई सम्मिश्र संख्या Z है, ठीक है, Z अगर योज्य प्रतिलोम वो होगा कि अगर उसको हम ऑपरेट करें तो हमारी वैल्यू क्या आ जाए, जैसे वैल्यू हमारा तत्समक अवयव आ जाए, तत्समक अवयव। तो देखिए योग का तत्समक अवयव क्या होता है, 0। Z हमारी सम्मिश्र संख्या है, तो ऐसा कौन सा प्रतिलोम होगा हमारे योग का कि हमारी वैल्यू 0 आ जाए। तो Z अगर हमारा a प्लस आयोटा b हमारा सम्मिश्र संख्या है, तो माइनस ऑफ Z, ये याद रखना आपके यहाँ क्वेश्चन आएगा, मोस्ट है, ठीक है। माइनस ऑफ Z हमारा योग गुणधर्म का योज्य प्रतिलोम होता है, माइनस a प्लस आयोटा माइनस आयोटा b, ठीक है। तो देखिए a में से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और आयोटा हम कॉमन निकालेंगे तो b माइनस b क्या हो जाएगा 0, तो हमारा क्या आ जाएगा, तत्समक अवयव आ जाएगा। तो माइनस Z हमारा योज्य प्रतिलोम होता है, ठीक है। एक निरसन नियम और पढ़ लेते हैं, निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ। देखिए क्या होता है, यदि Z1 प्लस Z3 इक्वल टू हमारा आ रहा है Z2 प्लस Z3, तो हम कह सकते हैं कि Z1 प्लस Z1 इक्वल टू Z2 होगा। क्यों, क्योंकि प्लस है, Z3 से Z3 कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू क्या बची, Z1 इक्वल टू Z2। ये हमारा दक्षिण पक्ष निरसन नियम कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार हम वाम पक्ष देख लेते हैं, यदि Z3 प्लस Z1 हमारा इक्वल दिया हुआ हो Z3 प्लस Z2 के, तो भी हमारा Z3 से Z3 कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू हमारा आएगी Z1 प्लस Z2। ये वाम निरसन नियम कहलाता है, ठीक है। कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ समझ रहे हैं। जहाँ ऑल ऑफ Z1 और Z2 हमारे किससे लिए गए हैं, जो कि हमने समुच्चय C माना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार आपके पास वीडियोज़ आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।